तो बच्चों मैं आपको 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, मैं उनको आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 kg है और 15वें व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 kg अधिक है। तो 15वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि 15 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, टोटल 15 व्यक्ति हैं और जिसमें से 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 है। ठीक है ना, 80 kg है। और फिर बोला है कि 15वें जो 15वां व्यक्ति है उसका जो वजन है वो सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 kg अधिक है। ठीक है ना, चलिए चलो पहले में लिखते हैं। हम तो मानते हैं कि माना 15वें व्यक्ति का औसत वजन क्या है? x है। 15वां जो व्यक्ति है उसका औसत वजन x है। फिर इसमें दिया है कि 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 है। तो जब 14 व्यक्तियों का दिया है औसत वजन 80 है तो 14 व्यक्तियों का कुल वजन क्या हो जाएगा? 14 गुणे 80। ठीक है ना, क्योंकि उनका औसत वजन 80 है तो उनका कुल वजन क्या हो जाएगा? कैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों का औसत वजन 50 kg है तो दोनों का कुल वजन जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50 दूनी 100 kg दोनों व्यक्तियों का वजन हो गया। इसी तरीके से तो 14 व्यक्तियों का कुल वजन क्या हो जाएगा? 14 गुणे 80 मतलब 1120 kg। ठीक है ना, तो 15 व्यक्तियों का कुल वजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 व्यक्तियों का कुल वजन आया है 1120 आया है। तो 15 व्यक्तियों का कुल वजन क्या हो जाएगा? 14 व्यक्तियों का वजन और प्लस 15 व्यक्ति का वजन, तो 1120 प्लस x मतलब ये 15 व्यक्तियों का कुल वजन हो गया। ठीक है ना, तो अब 15 व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा? 15 व्यक्तियों का औसत वजन मतलब तो क्या होगा कि 15 व्यक्तियों का कुल वजन बटे नीचे 15 व्यक्तियों की संख्या। तो संख्या क्या है? 15 है। उनका 15 व्यक्तियों का कुल वजन क्या है? 1120 प्लस x और नीचे 15 व्यक्तियों की संख्या मतलब 15। ठीक है ना, तो ये 15 व्यक्तियों का औसत वजन हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि 15वें व्यक्ति का जो औसत वजन है 15वें व्यक्ति का जो वजन है वो 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 kg अधिक है। मतलब कि जो 15वें व्यक्ति का वजन है वो ये जो औसत वजन हम लोग निकाले हैं इससे 42 kg वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या? जब इसमें हम लोग 42 kg जोड़ेंगे तब उसके बराबर होगा, क्योंकि ये 42 kg ये उससे कम है। उससे 15 व्यक्ति के वजन से ये जो 15 व्यक्तियों का औसत वजन है ये 15वें व्यक्ति के औसत वजन से 42 kg कम है। देखिए यहाँ दिया है ना कि 15वें व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 kg अधिक है। मतलब जो 15वें व्यक्ति का वजन है वो सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 kg अधिक है। मतलब ये 42 kg, जब वो 42 kg अधिक है तो ये औसत वजन 42 kg कम हुआ। तो इसमें से जब 42 kg जोड़ेंगे हम तब उसके बराबर होगा। तो हम वही यहाँ पर किए हैं कि औसत वजन में ये औसत वजन हो गया 15 व्यक्तियों का, इसमें 42 kg जोड़ लिए हैं तब वो 15वें व्यक्ति के वजन के बराबर हो गया है। ठीक है ना, उसके बराबर हो गया है। तो ये हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 630 आएगा और इधर हो जाएगा गुणा तो 15x होगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 630 आएगा, फिर नीचे 15 आएगा। ठीक है ना, तो 15 का यहाँ पर गुणा होगा तो 15x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको आप लोग ये ऐसे करेंगे तो इसमें से ये जब ये घटेगा नहीं सॉरी ये जब जुड़ेगा इसमें से तो 1750 आएगा और x से जाएगा उधर तो 14x हो जाएगा। तो 14 से इसको 1750 को काटेंगे तो ये x बराबर आएगा 125 kg। और यहाँ पर क्या था? 15 व्यक्ति का वजन x, मतलब तो 15 व्यक्ति का वजन क्या आ गया? 125 kg। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत होगी बच्चों आप लोग मुझे तुरंत बताइएगा। ठीक है ना, इसको मैं फिर से आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, अगर समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो बताना है। ठीक है ना बच्चों, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ये ये क्या बोलते हैं? ये 2D का क्वेश्चन है त्रिभुज वाले का। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं 2D और 3D की मतलब अपने नोट से वीडियो लगाऊंगा। ठीक है ना, तो वो दीपावली था तो उधर नहीं ला पाया, तो इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो उसको ला दूंगा। ठीक है ना, अपने नोट से अच्छे से पूरा समझा दूंगा 2D और 3D। ठीक है ना बच्चों, तो फिर चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण
17 सेंटीमीटर। देखा, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री। ठीक है ना, ये बोला ये क्या बोला है कि जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण दिया 17। तो हम लोग मान लेते हैं, माना आधार क्या हो गया एक्स, क्या बोला, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले आधार मानना पड़ेगा। तो माना आधार क्या हो गया एक्स सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार एक्स है, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई होगी, तो एक्स माइनस 7 क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई मतलब क्या, लंब, यही लंब ऊंचाई। ठीक है ना, और आधार क्या है एक्स, आधार एक्स है, और ये मान लिया एक्स माइनस 7, और क्या दिया है, उसका कर्ण 17 है, तो कर्ण हो गया 17। ठीक है ना, अब बोला क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समकोण जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र होता है कि 1/2 और लंब, यहाँ 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब ज्ञात करना पड़ेगा, ये इसका मान, और आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब हम आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले हमको इसका जो एक्स है इसका मान निकालना पड़ेगा, जो एक्स है इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों का मान दिया है। तो कर्ण का मान क्या दिया 17, तो 17 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो लंब है वो वही यहाँ पर ऊंचाई है, तो लंब की जगह रखेंगे एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर का रखेंगे पूरा, अब प्लस आधार का रखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे, क्या हम लोग किस में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। ठीक है, ये पूरा तोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब फिर ये जो 289 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और इधर तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। फिर जब इसमें से ये घटेगा, ये 49 इसमें से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 240 बचेगा। तो अब क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240। अब इसमें से 2 कॉमन लेकर के हम लोग इधर लाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। पता है, जीरो के बट्टे में आप कुछ भी करोगे ना, वो 0 ही होगा। ठीक है ना, 0 के बट्टे में आप कुछ भी करोगे वो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेके जब इधर इसके बट्टे में आएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो फिर आइए यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 120। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे। अगर आप लोग गुणनखंड करना अगर भूल गए होगे तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले किया होगे तो क्या पता, पर कोई नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, तो फिर देखिए गुणनखंड में क्या होता है कि अगर यहाँ पर माइनस दिया है, अगर यहाँ माइनस दिया है ना, तो ये 7x को हम लोग ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, हाँ, कि जिसका गुणा करने पर 120 आए और उसको घटाने पर 7x आए, मतलब उसको घटाने पर 7 आए। ठीक है ना, अगर यहाँ माइनस तब, और अगर यहाँ प्लस है तो हम ऐसी 7x को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो, कि उसका गुणा करने पर 120 आए और उसको जोड़ने पर 7x आए। ठीक है ना, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको 7x को ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर 120 आए और घटाने पर 7x आए। तो हम 7x को किस में तोड़ लिए हैं, 15x माइनस 8x। हम इसको घटाएंगे तो तभी 7x आएगा कि नहीं आएगा, आराम से आएगा। 15x माइनस 8x 7x आएगा। और जब 15 का हम लोग 8 में गुणा करेंगे तो 15 120 होता है, तो 120 भी आएगा। तो मतलब क्या है, इसको इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है ना बच्चों, अब इसका हम लोग ये जो माइनस है इसका अंदर गुणा होगा, तो ये 15x माइनस 15x ये प्लस हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पहले x का कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 15। यहाँ पर 8 का कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 15 आएगा। ठीक है ना बच्चों, अब फिर एक क्वेश्चन में क्या होगा, x प्लस 8, एक क्वेश्चन में x माइनस 15 है। तो जब हम लोग x प्लस 8 लेंगे, जब मैंने यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ बट्टे में जाती है तो वो 0 जाती है। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ से ये जो x माइनस 15 है इसको बट्टे में करके 0 करते हैं तो क्या आएगा, जब x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है, तब x का मान क्या आएगा, तब माइनस 8 आएगा। और फिर जब हम लोग इसको बट्टे में जाकर 0 करते हैं तो x माइनस 15 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा,
15 आएगा। तो हम लोग जो एक्स का मान है वो प्लस में लेंगे ना, क्योंकि माइनस में, क्योंकि जो दूरी है आधार वो तो माइनस में माइनस में आएगी नहीं, वो तो प्लस में ही आएगी ना दूरी। तो हम लोग एक्स का मान प्लस में लेंगे, 15 लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस आया तो ये 15 वाला, ये प्लस वाला लेंगे। तो एक्स 15 लेने पर तो आधार क्या हो गया, आधार हो गया 15। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई का मान क्या है, x माइनस 7। तो हम लोग यहाँ पर x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, ऊंचाई आ जाएगा 8। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 ऊंचाई गुणे आधार। तो 1/2 हम लोग ऊंचाई रख देंगे 8 और आधार रख देंगे 15, 2 से काटेंगे 4 और 15 चौको 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अगर आपको इसके सूत्र नहीं पता होंगे, ये सब जैसे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर जो भी और भी त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, तो वो मैं आपको अपने नोट से अगले वीडियो में सारे मतलब बता दूंगा। ठीक है ना बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से स्माइल करते हुए पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 1,46,410 रुपये जमा करने के लिए आज आपको कितना निवेश करना चाहिए। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर जो पहले जो मिश्र धन है उसका मान दे दिया, जो ए है उसका मान दे दिया है, और पूछा क्या है, पी का मान पूछा, मतलब मूलधन का मान पूछा है कि कितना मूलधन निवेश करिए कि 4 साल बाद आपको 10% ब्याज पर अगर इतना मिलेगा, आपको इतना मिले। ठीक है ना, ये बोला है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 1,46,410 रुपये जमा करने के लिए आज आपको कितना निवेश करना चाहिए। मतलब ये मिश्र धन का मान दिया है, मतलब एक का मान दे दिया, क्योंकि ये पहले ही बता दे रहा है कि कितना लास्ट में 4 साल बाद जमा होगा। तो जो जमा होगा टोटल इतना होगा, तो ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो मिश्र धन मतलब ए, वही ना मिश्र धन। ठीक है ना, मतलब ए का मान दे दिया क्या, 1,46,410 दे दिया। ठीक है, और क्या पूछा है, कितना निवेश करना चाहिए आपको, मतलब तक कितना हो, मतलब पी का मान पूछा है। ठीक है ना, पी का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ऐसे करना है। ठीक है ना, कि पी गुणे कितना 10% है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो 110/100 और कितना 4 बार है, 4 साल तक है तो इसको 4 बार करेंगे। 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100 4 बार। और यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर आएगा ए, तो ए का मान दिया है तो वो हम लोग लिख लेंगे 146 और 410। अब इसको सॉल्व करके हमको पी का मान निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इससे एक जीरो काट देंगे, सबका एक जीरो। ठीक है, इससे एक जीरो काट देंगे। ठीक है ना, अब देखना जो इस तरह के होते हैं क्वेश्चन ना, उसमें आराम से अगर हम ऊपर वाले काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर वाले से इसको काटेंगे हम लोग। तो पहले 11 पहले 11 काटते हैं, तो 11 का नाम 11 होगा, कितना बचेगा, इसमें बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 36, तो 11 3 33, फिर बचेगा 3, तो ये क्या होगा 34, फिर क्या आएगा 11 33, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 है तो 11 हो जाएगा, 11 का नाम 11 और 0। ठीक है ना, ये कट गया। अब फिर 11 हम लोग काटते हैं इसको, तो क्या कितना कटेगा, 11 का नाम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, फिर क्या बचा 1, 11 का नाम 11, फिर बचा 0। अब फिर इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, ये कटेगा 1, 11 का नाम 11, फिर 11 का नाम 11, 110 बार में, फिर इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, ये कटेगा 10 बार में। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब देखिए नीचे ये पी है, ये जो सारे नीचे चारों ये 10 बचे हैं, इसका गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, पी इसका गुणा उधर हो जाएगा, ये पहले से 10 है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 बार हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ 1 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के आगे 5 0, ये हो जाएगा ना बच्चों, 1 के आगे 5 0, मतलब क्या है 1 लाख। मतलब कि जो राशि हमको जमा करनी है मूलधन, वो हो गया 1 लाख रुपये। ठीक है ना बच्चों, तो इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो तुरंत हो जाएगा। और देखो अगर बच्चों इस टाइप का समझने में कोई दिक्कत होता है ना, तो अगर आप फार्मूले से भी रखते हो ना, तो ऐसे ही सेम आएगा। कैसे, मान लीजिए फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी और कोष्टक में 1 + R/100 और ऊपर n, यही होता है ना। तो ए का मान दिया है, एक मान हम लोग रख लेंगे 6 4 1, ये हो जाएगा ए का मान। अब पी का मान क्या याद करना है, और ये 1 प्लस यहाँ पर आर का मान दिया है क्या, 10 दिया है, नीचे 100, और एन का मान क्या दिया है 4। ठीक है, तो अब ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऐसे इतना ही आएगा।
ठीक है ना बच्चों। इसलिए मैं वहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि बच्चों आपको जल्दी से आप एग्जाम में कर सको, ठीक है ना। पी तो इसका गुणा करेंगे क्या होगा, 100 का 1 में करेंगे 100, और ये क्या 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110/100 और 4, सेम वही चीज़ हुआ। अभी इसको 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। वही वही बच्चों वही सेम चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। और ये प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत हुआ बच्चों तो आपको तुरंत बताना है और दांत दिखाते हुए ही करके पढ़ते रहना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन कि 960 को दो ऐसी संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है जो एक दूसरे की सभाज्य संख्या हो। जो एक दूसरे क्या हो, सभाज्य, मतलब क्या क्या बोला है कि 960 को कैसे कैसे मतलब कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं, मतलब ये होता है मान लीजिए 10 है तो 10 को कि ऐसे में 2 गुणे 5, 1 गुणे 10, ऐसे मतलब ऐसे कितनी संख्याओं में ऐसे गुणनखंड में लिखा जा सकता है इसको 960 को, कि वो दोनों संख्याएं जिन जिन संख्याओं में लिखा जा रहा है वो दोनों संख्याएं सअभाज्य हों। मतलब कि सअभाज्य मतलब क्या होता है, सअभाज्य मैंने आपको बताया था कि सअभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, मतलब एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे कि मतलब जैसे 3 और 7, इसमें से केवल एक के अलावा कुछ का कॉमन नहीं होगा। 5, 9, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। इस तरीके से मतलब कि इसका हमको पूरा गुणनखंड करना है और फिर उसमें से हमको चूज़ करना है, मतलब हमको इसका इस तरीके से गुणनखंड करना है, ठीक है ना। 2 गुणे 5 मतलब इसका करना है कि ऐसे पूरा जितना बार गुणा करने से ये संख्या आती है हमको वो करना है, और फिर उसमें से पूरा चेक करके बताना है कि कौन दो मतलब कौन दो गुणनखंडों में से कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। कैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ लेकर के। पहले लेता हूँ मैं 20, ठीक है ना। तो 20 को मैं लेता हूँ, तो 20 का अगर गुणनखंड करूँगा तो पहले क्या आएगा 2 गुणे 10, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा 4 गुणे 5, उसके बाद बच्चे और क्या आएगा, और तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर आएगा 1 गुणे 20, ये भी तो होगा ना। तो इसका क्या होगा, अगर 20 का पूछता है कि इसके सहभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए इसमें 20 के, ठीक है। तो इसमें कितने सहभाज्य हैं, देखिए इसमें कॉमन है 2, इसमें भी ये भी हो गया, ठीक है ना। ये भी हो गया, इन दोनों में एक के अलावा कुछ नहीं कॉमन होगा। और ये एक ये हो गया, इसमें भी एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। तो मतलब 20 में सहभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये जो संख्या छोटी है तो हम इसको तुरंत कर लिए, पर यहाँ पर बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या करने के लिए हम लोग अगर ऐसे गुणनखंड करेंगे तो करते रह जाएंगे पूरा दिन, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर एक सूत्र है, इस सूत्र को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले क्या करना है, अगर किसी भी संख्या के मान लीजिए पूछा है कि उसके गुणनखंडों के मतलब रूप में उसको लिखना है और उसमें कितनी सहभाज्य संख्या एक में है, ठीक है ना। आप लोग सहभाज्य संख्या का ये दिमाग में रखिएगा कि सहभाज्य संख्याएं वो 2 संख्या होती हैं जिनमें मतलब कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है। हाँ, तो हम पहले क्या करेंगे 960 का हम लोग इसका बोलेंगे, क्या बोलते हैं, इसका पूरा गुणनखंड करेंगे 960 का, ठीक है। 960 का गुणनखंड करेंगे, पूरा काटेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से काटना चालू करेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, ये हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये 240 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 120 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा, ये 15 हो जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे 6 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम अब यही सूत्र लगाना, अगर ये सूत्र लगाओगे आप तो तुरंत माना जाएगा कि कितनी संख्याएं सहभाज्य, मतलब कितने सहभाज्य गुणनखंड है 960 में, ठीक है ना। तो यहाँ जो n है, n का मान क्या है, ये जितनी संख्याएं हैं क्या है, ये 2 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब जो अलग अलग संख्याएं अलग अलग इसमें कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं अलग अलग हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो n का मान क्या हो गया 3। ये आप कहीं जब लिखना इसको अपने नोट्स में, तो अब ये जब ये सूत्र लिखना ना तो अब n को लिख लेना, ठीक है ना। जब सवाल लगाना तो लिख लेना कि n का मान की जितनी अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो कितनी अलग संख्याएं हैं, 3 अलग अलग संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, तो n का मान हो गया 3। अब इस सूत्र में हम लोग रखते हैं 2 पे 3 और -1, क्योंकि n का मान 3 है। अब ये क्या हो गया, ये घट जाएगा, क्या आएगा 2 पे 2 आ जाएगा, और 2 पे 2 मतलब 4, मतलब आंसर क्या आ गया 4।
कि एक की मतलब कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, जो एक दूसरे के सहभागी हों तो 4 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये प्रश्न, ये सूत्र आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जब भी पूछे कि सहभागी गुणनखंड पूछे आपको, जब भी कि कितने सहभागी गुणनखंड हैं किस संख्या में, तो ये यही सूत्र लगाना है, ठीक है ना बच्चों। और पहले उसका इस तरीके से पूरा गुणनखंड कर लेना है, फिर इसको ऐसे ऐसे लिख लेना है, फिर देखना है कि कितनी अलग-अलग संख्याएँ हैं। जो जितनी अलग-अलग संख्या होंगी वही n का मान होगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में बच्चों आया होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम माइंड फ्रेश करते हुए पढ़ना है। नंबर एकदम अच्छे से ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम पूरा अच्छे से नवंबर आते थे तो एकदम बच्चे एकदम तबाही मचा देंगे, ठीक है ना। और अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पढ़ना है। आज मैं इमोजी नहीं, आज इमोजी आज मैं दिखाऊँगा आपको, इमोजी नहीं बनाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर 2 कितने प्यारे-प्यारे चुन्नू-मुन्नू के पेरेंट्स हैं। तो बच्चों ठीक है, इस्तेमाल करते हुए पढ़ना है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।